बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। जाहिर है सूबाई वज़ीर दाखिला जो है, निगरां सूबाई वज़ीर दाखिला, वो इस वक्त एक्शन में है और वो कह रहे हैं कि शहर और सूबे के अमन के लिए हमें जो भी कीमत अदा करनी पड़ी हम करेंगे और किसी भी चीज़ से गुरेज नहीं करेंगे। लेकिन इसमें वो ये बात भी वाजे कर रहे हैं कि किसी किस्म की पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है वो हरगिज नहीं होगी। इस शहर कराची की अगर मैं बात करूं और सिंध की फिर जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर अनगिनत मसाइल हैं। कराची में सबसे बड़ा मसला जो है वो लॉ एंड ऑर्डर का है। तो आज हमने प्रोग्राम में मदऊ किया है सूबाई वजीर दाखिला, निगरां सूबाई वजीर दाखिला को। उनसे जरा बात करेंगे कि वो किस किस्म का एक्शन सिंध के लिए प्लान कर रहे हैं, कब से वो ऑपरेट होगा, क्या उनके टारगेट्स हैं और क्या समझते हैं वो कि उनके टेन्योर के दौरान क्या कराची बिलखुसूस और पूरे सिंध में, क्योंकि कच्चे का जो इलाका है वहां पर डाकुओं का राज है और वहां से जो खबरें आती हैं वो बड़ी सूरत हाल गंभीर बता रही होती हैं। बताया जाता है कि जिस किस्म का असलहा कच्चे के इलाके में डाकू इस्तेमाल कर रहे हैं वो शायद हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास भी नहीं है। तो जरा आज उनसे बात करेंगे। लेकिन जाहिर है कुछ अफवाहें भी हैं जो कि चल रही हैं मुसलसल बुनियादों पर, और वो ये हैं कि शायद इस ऑपरेशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसके गिर्द घेरा तंग हो जाएगा। पिछले दिनों कुछ अफवाहें इस तरह की थीं कि शाजिया अता मरी साहिबा जो हैं उनके घर पर नैब ने छापा मारा है और 97 अरब रुपए जो हैं उनके घर से निकले। तो ये एक सवाल था। फिर इसी तरह से मुकेश चावला के लिए भी सुना गया कि शायद उनको भी इसी तरह से गिरफ्तारी हुई है और बड़ा पैसा जो है वहां से भी रिकवर हुआ है। तो जरा आज हमने शाजिया अता मरी साहिबा से भी वक्त लिया है। सिंध में ग्रैंड ऑपरेशन की जो अभी तक की आवाजें हैं, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि उसकी जद में वो आ सकती है, और फिर जाहिर है निगरां सेटअप के जाने से पहले इलेक्शन की अनाउंसमेंट जो है वो मौका बनी हुई है। तो सबसे पहले जरा बात कर लेते हैं, साबिक चेयरपर्सन है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शाजिया अता मरी साहिबा मुझे ज्वाइन करिए। शाजिया साहिबा अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम सना, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपने मुझे बुलाया। शाजिया साहब सवाल तो मेरे पास बहुत है, लेकिन पहले तो ये बता देना कि आपके घर में 97 अरब रुपए क्या कर रहे थे, और ये जो नैब का छापा था ये आपके घर पे पड़ा। इतनी ज्यादा करप्शन, लोग ये कह रहे हैं कि शायद बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में ही गबन हुआ है। बहुत शुक्रिया सना। अव्वल तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि किसी बकवास का जवाब नहीं दूँ, किसी घटिया बात का जवाब नहीं दूँ, क्योंकि कुछ तरबियत घर की भी ऐसी है और सियासी भी ऐसी है कि गलाजत से और घटिया जो हरकत होती हैं या ज़बान होती है इससे दूर रहूँ। लेकिन चूंकि अब मैं इस फील्ड में हूँ, मुझे 21 बरस गुजर चुके हैं और कई मौक़ों पर कोशिश की गई है मुझे डिस्करेज करने की। शायद मैं औरत हूँ इसलिए, या फिर मैं एक ऐसे इलाके में काम करती हूँ जहाँ पर जो गरीब लोग हैं उनकी आवाज़ बनती हूँ, जहाँ पर मैं माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ खड़ी होती हूँ, जहाँ मैं जुल्म करने वाले के खिलाफ गरीब का साथ देती हूँ। तो हो सकता है मुझे नहीं पता कि किस वजह से, बट एक ज़हनियत है जो मुझे रोकने की कोशिश करती है। अब ये एक नई जो है ना नया एक क्या कह लें कि सिलसिला शुरू किया गया। मैंने पहले इसको उस तरह से नहीं लिया, बिकॉज जब मुझे किसी ने कुछ ये जो पहले ट्विटर पे आया उससे पहले मुझे किसी ने कहा कि ये देखें ये आपके लिए बात किसी जगह हमने देखी। मैंने कहा बकवास देखा, अब मैं बकवास का क्या जवाब दूं? बंदा नहीं देता ना ऐसा जवाब हर चीज का। तो मैंने कहा ठीक है चलने दे जो बात है। अच्छा, उसके बाद फिर मैं देखा कि ट्विटर पे किसी साहब ने लगा दिया, लाहौर में बैठे हुए हैं, शायद वो कभी सांगड़ आए भी नहीं होंगे, शायद कभी उन्होंने मेरी स्ट्रगल को देखा भी नहीं होगा, समझा भी नहीं होगा, शायद उन्हें मैं लाहौर से बाहर भी शायद पंजाब के दीगर इलाकों का कम ही पता हो, लेकिन बस अब मर्जी है, किसी लिखा है कि जी किसी सोर्स से मुझे ये पता चला है और उस शख्स ने ये ट्वीट कर दिया। मैंने फौरन उस ट्वीट के ऊपर लिखा व्हाट रबिश। मेरा पहला रिएक्शन था कि क्या बकवास है, आप यही कहते हैं ना क्या बकवास है। और ना कोई रेड, अल्लाह ना करे कि अल्लाह ताला मुझे जिस तरह मैंने काम किया अल्लाह ताला मैं इसी तरह काम करती रहूं, क्योंकि मैंने 21 बरस में इज्जत कमाई है सना और कुछ नहीं कमाया। मैं कहती नहीं हूँ लोगों को, लेकिन मैं आज भी रेंटेड घर में रहती हूँ। मुझे अंदाजा है आपके, आई डोंट मुझे अंदाजा है जी। मैं ये कहूंगी ये वो बेशर्म लोग हैं, ये वो
ये वो बद इखलाक लोग हैं जिनकी घर में भी अच्छी तरबियत नहीं हुई। और जब मैं कहती हूँ अच्छी तरबियत, तो मैं कहती हूँ इनकी शायद दीनी तरबियत भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने शायद कुरान के हवाले से अगर कोई कहीं समझा या सुना ही होता, पढ़ा ना होता, तो वहां पर भी बहुत जगह झूठ बोलना, तोहमत लगाने के हवाले से जो सजाएं हैं ना, वो उसका जिक्र है। तो मैं अब इनको कोई दर्श नहीं करना चाहती, लेकिन बेशरम लोग पहले झूठी खबर बनाते, फिर झूठी खबर को फैलाते। मेरे घर में एक क्रिश्चियन मेड काम करती है, डोमेस्टिक स्टाफ है मेरा। आप यकीन करें, मैं अभी गांव से आई, मैं गांव जा रही थी, उससे पहले उसने कहा बाजी हम जुम्मे वाले दिन आपके लिए रोजा रखेंगे, और हमारे चर्च में जो पादरी साहब है उन्होंने कहा हम तुम्हारी बाजी के लिए दुआ करेंगे। अब मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि मुझे मिलने वाला प्यार है, जो मुझे हर मजहब से, हर बरादरी से, हर रंग नस्ल से मिलता है। तो ये मुट्ठी भर बेशरम झूठे मकार लोग, ये मुझे मेरा रास्ता नहीं रोक सकते, ना मेरी जबाबंदी कर सकते। मैंने इन्हें चैलेंज किया, उसके बाद माफिया आनी शुरू हो गई, धड़ाधड़ माफिया। अच्छा। कि जी अब वो तो बड़ी रिस्पेक्टेबल है, हम माफ कर दें, हमने तस्दीक नहीं की, हमने बस सोशल मीडिया से उठा लिया। तो मैं तो यही कहूंगी कि अगर पीटीआई ने भी इसके ऊपर बड़ा जो है ना वो उसका फायदा उठाया है, पीटीआई को अभी भी अगर सियासत नहीं आई है ना, तो फिर शायद उन्हें और भी वक्त लगेगा। लेकिन पीटीआई के ट्रोल्स को शर्म आनी चाहिए, उन्हें अपने घर में देखना चाहिए। मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन उनके जो केसेस बने हैं ना, अगर उसके सिर्फ दस्तावेज ही वो देख ले, जो फैक्ट है, जो गिरफ्तारियां उनकी हुई है ना, वो फैक्चुअल बातों पे हुई है। और ये जिस तरीके की झूठी, इनके ख्वाब हो सकते हैं कि मेरे खिलाफ कुछ आ जाए, लेकिन ख्वाब ही रहते हैं। चलें, यानी कि ये बात क्लियर हो गई ना, चाहे तो जिल्लत होती है, इंसान के हाथ में ये नहीं। बेशक, बिल्कुल, ना छापा पड़ा, ना 97 अरब की कोई किसी किस्म की कहानी है, ये बात क्लियर होगी। अब ज़ाहिर निगरां सेटअप है शाज़िया अता मरी साहबा, और निगरां सेटअप के सूबाई वज़ीर दाखिला जो हैं वो ये कह रहे हैं कि सिंध में ग्रैंड ऑपरेशन होगा और बिला तफरीक होगा, कच्चे के इलाके में भी होगा। क़यास आराइयों पर ही मबनी सवाल सही, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर ग्रैंड ऑपरेशन होगा तो फिर आपको पता है कि कराची सिंध की ज़मीन पर कब्जे का मामला है, और यहाँ पर कब्जा कौन कौन करता है, कैसे होता है, क्योंकि शहर की ज़मीन सोना उगलती है। तो आपको लगता है कि उसमें खाकम बदहन, लेकिन अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों का नाम आया तो फिर उनकी गिरफ्तारियां भी दूर नहीं है? सना देखिए, सिंध की जमीन सोना उगलती है या हीरे उगलती है, ये तो खैर जो भी जिस तरह के लोग लफाजी करें, पर सिंध की धरती जो है वो वैसे बहुत कंट्रीब्यूट करती है। आप पाकिस्तान के पूरे जो किटी है, फाइनेंशियल किटी है, एक्सचेकर में जो जमा होता है जो रकम, सबसे ज्यादा सिंध कंट्रीब्यूट करता है टैक्स कलेक्शन में। अगर आप गैस की मादनियात उठा के देख लें तो आज, पहले बलूचिस्तान था, अब सिंध सबसे ज्यादा गैस प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करता है पूरी किटी में। इसी तरह बिजली बनती है जिन जराओं से, उसमें भी सिंध सबसे ज्यादा है। तो मैं तो खैर अपना पर्सपेक्टिव आप कैसे ले कि सिंध की कंट्रीब्यूशन कितनी है। लेकिन जहां तक आपने कहा कि ऑपरेशन, कि जी कोई ग्रैंड ऑपरेशन है, हमेशा होना चाहिए, हमेशा एहतसाब को अक्रॉस बोर्ड होना चाहिए। ये तासुर नहीं मिलना चाहिए कि कोई ग्रैंड ऑपरेशन किसी एक खास जो है ना सोच रखने वालों के लिए आए, या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी रखने वालों के लिए, या एक खास मैं कहूँगी कि चंद लोगों के लिए जो किसी को पसंद नहीं है किसी खास वजह से। तो ये तासुर नहीं मिलना चाहिए। मतलब इसमें से जो सिलेक्टिव एटीट्यूड है ना, वो जाहिर नहीं होना चाहिए। हमने तो हमेशा कहा, जब ये इमरान न्याजी कहता था फलाना चोर है, बगैर किसी सबूत के वो चोर है, उसका गिरबान पकड़ूंगा, ये करूंगा, मैं चीखें निकालूंगा, मैं सी क्लास में रखूंगा, मैं एसी नहीं दूंगा, ये बातें करता था, हम तब भी कहते थे कि जी आप एहतसाब जरूर करें, पर सिलेक्टिव एहतसाब ना करें। आपके पास अगर कोई सबूत है, कोई ठोस सबूत है जिस पर कोई केस बनता है, इंक्वायरी बनती है, तो करें। लेकिन इंक्वायरी से पहले भी आप सजा नहीं सुना सकते, तो इंक्वायरी के दौरान के अमल को जारी रखें, अक्रॉस बोर्ड जारी रखें। इससे कभी भी पीपल्स पार्टी कभी पीछे नहीं हटी। लेकिन अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए अगर किसी का भी नाम आए।
ठीक है। अब शाजिया तमरी साहब, एक और सवाल, ज़ाहिर है आपकी आप पीडीएम के इत्तेहादी जमात रही और ज़ाहिर है उसमें जो कुछ अच्छा या बुरा था उसमें उसका सारा कंट्रीब्यूशन आपकी तरफ भी जाएगा, उसका क्रेडिट भी आपको जाएगा, डिस्क्रेडिट भी आपको लेना पड़ेगा। एहसन इकबाल साहब ये कहते हुए सुनाई दिए गए, बहुत सारे लोगों ने इस पर बात भी कर ली है कि चीनी का जो इस वक्त बहरान है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मिनिस्टर थे उनकी वजह से ये बहरान सामने आया। नवीद कमर साहब इसको ज्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। इसको थोड़ा सा एड्रेस कीजिए। और ये जो इस वक्त कातिल्स हैं, क्या इसके खिलाफ आप लोगों की किसी किस्म की आप रहनुमाई कर सकते हैं निगरान हुकूमत की? सना देखिए, मैं तो नहीं कहूंगी कि मैं किसी जमात को नहीं कहूंगी। नून लीग के साथ हम लोग अभी थोड़े दिन कबल ही काबीना में थे, तो इट्स नॉट राइट कि मैं एकदम पिन पॉइंट करूं कि जी ये नून लीग कर रही है। अगर एहसन इकबाल साहब ने एक बयान दिया है तो अब नून लीग इसकी वजाहत दे कि अगर ये नून लीग की पॉलिसी है और अगर नून लीग की ये पॉलिसी है कि हर मिनिस्टर अपनी बात की वजाहत दे, बावजूद इसके कि जो फैसले होते थे वो काबीना की रजामंदी और काबीना की अप्रूवल, चाहे हमारा व्यू कभी कभार कई इश्यूज पे और हो, पीपल्स पार्टी का कई चीजों पे इशू होता था, कई चीजों पे हमारा स्टैंड होता था, कई जगह हमने स्टैंड को मनवाया है, कई जगह हमने कहा ठीक है और मेजोरिटी अगर एक तरफ जा रही है, कोई और फैसला कर रही है तो ठीक है, हम एज एज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हम आपका साथ देते हैं। लेकिन ये कह देना मैं समझती हूँ बड़ा इनअप्रोप्रिएट था। लेकिन फिर भी आपने देखा नवीद कमर साहब आए और नवीद कमर साहब ने बात को क्लियर किया और उन्हें यही कहा, उन्हें भी हंसी आ रही थी इस उनके स्टेटमेंट पर उन्होंने कहा कि जी मैं जो भी प्रपोजल बहैसियत मिनिस्टर लेके जाता था मैं ईसीसी में लेके जाता था, ईसीसी को हेड नून करती है और उसके बाद ये पूरी चीज काबीना में जाती है, वहां अप्रूव होती है। तो अब इस तरह अगर हम खेल रहे हैं तो फिर तो बहुत सारे, पर आई विल नॉट गेट इनटू दिस, आई विल नॉट टू दिस लाइन जो एहसन इकबाल साहब ने कही। मैं आपको ये बताऊं कि शुगर का जो इशू है उसमें उलझने की जरूरत नहीं है। क्लैरिटी के साथ नवीद कमर साहब ने मेरिट और टेक्निकलिटी पे बात की है कि जी हमने एक्सपोर्ट किया था 3% ऑफ दैट प्रोडक्शन, 3% में 2.5 लाख टन की मेरा ख्याल है उन्होंने बताई थी। उन्होंने कहा हमने फिगर्स देखे थे और उस फिगर्स का बहुत छोटा हिस्सा एक्सपोर्ट हो रहा था और उस एक्सपोर्ट से पाकिस्तान का जो जरा मुबादला है उसको फायदा होता है, आपको अर्निंग होती है, आपके एक्सचेकर में पैसा जाता। लेकिन वो जो इतने लाख टन आपके स्मगल हो गए उनका हिसाब भी तो है ना। मतलब आप एक 2.5 लाख की एक्सपोर्ट को रोकर पूरे किस्से को नवीद कमर साहब के जिम्मे लगा रहे, लेकिन वो जो स्मगल हुई आपकी चीनी उसका कोई हिसाब देने को तैयार नहीं। हमें तो पूरे जो कॉज है ना, जो रूट कॉज है उस पर बात करनी चाहिए ताकि इस मसले की जड़ तक पहुंचे। अच्छा, और दूसरा उन्होंने जखीरा अंदोजी की बात की कि भाई कमी तो कोई नहीं है, मैं कॉमर्स मिनिस्टर था, हमारी कोऑर्डिनेशन दूसरी मिनिस्ट्री से साथ थी, पूरे फिगर्स के साथ हमने ये एक्शन लिया और आज भी इस डिसीजन पे खड़े हैं, पीछे नहीं हटे, यू टर्न लेने वाले हम लोग नहीं है। और उन्होंने यही कहा कि जी हमारे हिसाब के मुताबिक आज भी पाकिस्तान में इतनी चीनी है कि अगर वो चीनी जो लोग छुपा रहे हैं उनके गोडाउन स्टोरेजेस में से निकाल के बाजार में लाई जाए तो लोगों को क्रशिंग तक काफी होगी। तो ये काम करने की जरूरत है, ना कि इस तरह की पॉलिटिकल अननेसेसरी जो पॉइंट है उसमें जाने की जरूरत है। इसका जवाब आ गया। इल्जामात की बात हो रही है तो गुज़िश्ता रोज मौलाना फजल रहमान साहब ने मुलाकात की है और दीगर शख्सियात से, तो उन्होंने वहाँ ये कुछ कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इसने पीडीएम के आगाज़ में ही बहुत सारे मसाइल रखे सामने और आखिरी लम्हात में तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था। उन्होंने यहाँ तक कहा कि पूरी जो तमाम इत्तेहाद को मसाइल थे ना वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से थे। तो ज़रा इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि पीपल्स पार्टी ने इंतखाबात के जो राह थी उसमें भी आड़े आई, फिर रखने डालती रही बाकी मामलात में, और तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला कुल्ली तौर पर सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था, बाकी लोग आपके साथ इतना ज़्यादा इसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। शाजिया, देखिए मेरी तो पार्टी की चेयरमैन आज भी अभी भी कह चुके हैं हम उनका एहतराम करते हैं और करना भी चाहिए, वो एक सीनियर सियासतदान है तो उनका एहतराम करते हैं, लेकिन इसका हरगिज़
हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर वो कोई बात नामुनासिब कहें तो उस पर हम अपना रिएक्शन ना दें। और मैं तो पार्टी के कारकुन की हैसियत से जो आज तक के सारे इवेंट्स हैं उनको देखकर बता सकती हूँ कि मौलाना साहब को माजरत के साथ ये वक्त पे पता नहीं चलता कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है। वो तो बज़िद थे कि हम इस्तीफे दे दें। आपको याद है कि हम भी उस पीडीएम का हिस्सा थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी हम भी थे, लेकिन हमें तो जिस तरीके से ट्रीट किया गया तो हमने फिर अपना किनारा हम आपके फैसलों के साथ नहीं समझ सकते, हमें सियासी फैसले दूरंदेश नहीं लगते। तो इसलिए मौलाना साहब ने तो बहुत सारी ऐसी बातें उस वक्त पीडीएम में की और दीगर लोगों ने उनको सपोर्ट किया उन बातों में जो कि हमें समझ नहीं आ रही थी कि इसका क्या मंतक है। सो हमने कहा कि जी हम फिर इन फैसलों के अंदर ओनरशिप नहीं ले सकते। बाद में भी आपको याद होगा कि जब एक मुहिम चलाई उसके बाद भी वो इस्तीफों पे बज़िद थे और इस्तीफों से सना कोई भी जी शऊर सियासी कारकुन आपको बता सकता है कि सिस्टम का तो नहीं लपेटा होना था, लेकिन तो गवर्नमेंट खाना खासा और किसी सिस्टम का लपेटा हो सकता था और किसी एक शख्स को जिसका नाम जिससे कि वो कहते थे कि जिसके खिलाफ हम हैं इमरान न्याजी, उसको फायदा हो सकता था क्योंकि आप असेंबलियों से निकल जाते, आपको फोरम नहीं मिलता जहां आप बात करते अपने मसाइल, अवाम के मसाइल, हल्कों के मसाइल, जिस तरह मुल्क चल रहा है जो परेशानी है उसका इजहार हम तो नहीं कर सकते थे। आज भी देखे ना सेनेट का इजलास बुला रहे हैं लेकिन कोई ना कोई टीले बहाने, कोई ना कोई रोड़े अटकाए जा रहे हैं कि सेनेट का इजलास नहीं हो। पीपल्स पार्टी अच्छा, मैं शाजी साहब यहाँ एक ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक से वापस आकर जरा कंटिन्यू करेंगे मौलाना फजल रहमान साहब की बात। फिर जाहिर है अगर इंतखाबात होते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या इस सूरत हाल में जबकि महंगाई का इफरीत सरों पर है रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाकर उतरेगी? और सबसे अहम एक मसला है उसका जवाब आपसे मैं लेना चाहूँगी कि कराची में रोज़ाना कहीं ना कहीं किसी इलाके से खबर मौसूल होती है कि गटर के ढक्कन खुले होने की वजह से बच्चा जो है वो अपनी जान की बाजी हार गया। इस मसले को कैसे आप देख रही हैं, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे और इस वक्त मेरे साथ साबिक चेयरपर्सन मौजूद हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शाज़िया अता मरी साहबा। शाज़िया साहबा, सवाल यहाँ तक हुआ था मौलाना फजल रहमान साहब की गुज़िश्ता रोज़ की बैठक का। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि ज़रा आपने क्लोज कॉन्टैक्ट हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, आपको लगता है कि वो हालात के हिसाब से डिसीजन ले रहे थे या अभी भी आप समझती हैं कि उन्होंने एक ज़ीरक सियासतदान होने का सबूत नहीं दिया? आप जो है एक सीनियर सियासतदान है लेकिन उनकी जो उनका इनका एक राय होती है, सजेशन होती है ना, वो उम्मूमन दूरअंदेश नहीं होती, वो ये नहीं सोच रहे होते। अब वो शायद पता नहीं नजरिया ज़रूरत है कोई, इसके पीछे कहानी क्या है, आई डोंट नो, बट आई कैन ओनली से कि पीपल्स पार्टी हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार थी। पीपल्स पार्टी 14 मई को भी इलेक्शन के लिए तैयार थी। पंजाब के जो हमारे साथी उनको टिकट भी दे दी गई थी पीपल्स पार्टी की तरफ से, तो हमारे पास एक्चुअली टिकट होल्डर्स थे पंजाब के अंदर। हम 60 रोज में भी इलेक्शन कराने के हक में थे, हम 90 रोज में भी इलेक्शन कराने के हक में हैं, हम आज भी इलेक्शन कराने की बात करते हैं। हम अपने इलेक्शन कराने के स्टैंड से कभी पीछे नहीं हटे। पार्लियामेंट से इस्तीफों के ऑप्शन पर हमने हमेशा कहा वो हमारा आखिरी हरबा होना चाहिए, पहला नहीं होना चाहिए। पहले ये बात पीडीएम में मान ली गई और उसके बाद पीडीएम के पीपल्स पार्टी और एएनपी के अलावा दीगर लोगों ने कहा कि नहीं ये पहले करें। हमने कहा ये हम पहले नहीं करेंगे क्योंकि ये लास्ट ऑप्शन है। ओके शाजी साहब, एक सवाल ज़रा इम्पोर्टेंटली मैं आपसे पूछना चाहूँगी। बेसिकली ये 2-3 सवाल आते हैं तो आप इसका आराम से इस सवाल को ब्रीफली चाहें तो समझा दीजिए हमें कि देखें, एक तो ये सवाल के इंतखाबात के इल्तिबा की बातें हम सुन रहे हैं लेकिन एक जानिब ये भी सुन रहे हैं कि इलेक्शन जो हैं वो अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे। तो ये दो अहम बातें हैं कि अगर इल्तिबा होता है तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लाहे अमल क्या होगा। इसी के साथ और अगर अगली दफ़ा में जो उसकी ड्यू डेट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन डेट अनाउंस हो जाती है तो इस सिचुएशन में
जबकि महंगाई का इफरीत है, यानी आउट ऑफ कंट्रोल है हर चीज़। पेट्रोल प्राइसेस देख लें, चीनी देख लें, आटा देख लें, यानी महंगाई इस वक्त होशरुबा है, आम आदमी का जीना मुश्किल है। अब सवाल मेरा आपसे यह है कि अगर इल्तिबा होता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या होगी, और अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं तो आप किस नारे के साथ, क्योंकि आपके मंशूर का जो नारा है वो है रोटी, कपड़ा और मकान, और इस वक्त मकान तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पर रोटी के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। किस तरह से कैंपेन कर पाएंगी, और क्या ये नारा इस दफ़ा के इंतखाबात में आपके लिए कोई कारामद साबित होगा या नहीं होगा? अच्छा, बस दो बातें आपने की है कि अगर हम तो कहते हैं कि इलेक्शन 90 रोज में हो आइन के मुताबिक, हमारा आज भी ये मुतालबा है, आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने ये बात दोहराई है, और जल्द अज जल्द इलेक्शन को अनाउंस किया जाए, उसका शेड्यूल अनाउंस किया जाए, हमारा ये मुतालबा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी इलेक्शन में डिले को सपोर्ट नहीं किया। बीबी की शहादत के वक्त भी हमने इलेक्शन के डिले को जो है वो रिजेक्ट किया था, हमें ये मशवरा दिया गया था और हमारे सियासी जमातों से मिला था, लेकिन हमने उसको कबूल नहीं किया था, क्योंकि बीबी ने इस मुल्क में जमहूरियत की बहाली और इस्तेहकाम के लिए अब शहादत नोश फरमाई। हम उनके उस मिशन को अधूरा नहीं छोड़ सकते थे। अब आप बात कर ले कि जी इलेक्शन अगर डिले होगा तो हमारा क्या लाएमल होगा। देखिए, हम बातें सुन रहे, हम उस पर यकीन नहीं कर रहे, क्योंकि इस मुल्क में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट आईनी इदारा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना रोल अदा करेगा और वो आइन को वायलेट नहीं होने देगा। तो हमें उम्मीद है, हमारी एक सीसी की मीटिंग है लाहौर में मुतवक्का है, जो ईसीपी के साथ हमारी इस वक्त एंगेजमेंट है उसके हवाले से वह बात होगी, और फिर हम देखेंगे कि अगर सूरत हाल इतनी पेचीदा है कि हमें कोई वाकई लाएमल तैयार करना है और हमें बाकायदा इस चीज को जो है वो अग्रेसिवली डील करना है इसके साथ, तो वो हम करेंगे। आप पहले भी करते रहे, करेंगे। जहां तक सवाल पैदा होता है कि जो इस वक्त के हालात है, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने और हमने हमेशा उनकी ये बात दोहराई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला किसी शख्स से नहीं है, किसी जमात से नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला इस मुल्क में गुर्बत से है, इस मुल्क में महंगाई से है, इस मुल्क में बेरोजगारी से है, इस मुल्क में जो मुआशी बदहाली है उससे हमारी लड़ाई है, उससे हमारा मुकाबला है। हम उस नारे के तहत तो जाते ही, हमारा मंशूर है, बुनियादी नारा है, लेकिन हमने जो सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने डिलीवर किया है वो सबके सामने आया है। और जब हमें पहले हुकूमत मिली थी सेंटर में, तो तब भी आपको पता है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे घरानों को, कम आमदनी के घरानों को सपोर्ट करता है। जब मैं आई थी बतौर मिनिस्टर तो 7.6 मिलियन फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे थे, अब 9 मिलियन फैमिली से तजावुज कर गया है। इसके अलावा उसके और भी जो है वो प्रोग्राम्स हैं जिसमें हेल्थ है और एजुकेशन है, उसके नंबर्स भी 200% इजाफा हुआ है इस पिछले 1 साल में। तो ये प्रोग्राम था तो गरीबों के लिए कुछ हो सका ना। इस तरह के और कई चीजें सिंध में भी हुई है जो सिंध हुकूमत ने की है। NICVD हॉस्पिटल देख लें, आप गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट देख लें, आप साइबर नाइफ से जो ट्रीटमेंट हो रहा है यहाँ जिना हॉस्पिटल में वो देख लें, तो जो यहाँ पर काम हुआ है वो रिकॉर्ड का काम हुआ है। हमें बदनाम करने की कैंपेन जरूर चलाई जाती है, लेकिन अगर कोई चाहे कि देखना चाहे कि सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी ने क्या काम किया है, तो उसके लिए पहले उन्हें नीयत बनानी पड़ेगी। बुग़्ज़ दिल में होगा तो कुछ नजर नहीं आएगा। मेरे हल्के कोई ले लें, सांगड़ के अंदर आप जाके देखिए, मैं तो दावत देती हूँ, क्या सांगड़ पहले था, क्या सांगड़ आज है, वहां के लोग बताएंगे। तो देखिए, झूठ बोलने से, गलत बयानी करने से झूठ सच नहीं होता। इसीलिए हम अपने काम को दिखाएंगे, लोगों को पता भी है, अब उन्हें और बताएंगे, और हम अपने मंशूर पर, अपनी आइडियोलॉजी पर, अपने किए हुए काम पर वोट मांगेंगे, लोगों का एतमाद मांगेंगे, और हमें उम्मीद है कि लोग हम पर एक बार फिर एतमाद का इज़हार करेंगे। ठीक है शाजिद साहब, मुझे ये ज़ाहिर है आपने काफ़ी ब्रीफली हमें बता दिया है जो लिमिटेड टाइम था, लेकिन एक और सवाल है, मैं चाहूँगी कि आप इसको बुरा भी ना माने। और आपने कहा कि अभी आपने बहुत सारे अपने क्रेडिट्स बताए कि सिंध में हमने ये सब कुछ किया है, और अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर, ज़ाहिर मंशूर तो है जो आपका है सामने, लेकिन आपने कहा कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी भी है। शाजिद साहब, कराची के हवाले से मैं आपको ख़बर बता सकती हूँ,
कराची के किसी एक इलाके का नाम ले लें, औरंगी ले लें, नाज़माबाद ले लें, शाह फैसल ले लें, मवाज गोट ले लें, मलीर ले लें, पूरे कराची के यानी तूलो अर्ज में जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है, जो हमें लगता है, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विफाक की जमात रही है और आइंदा इलेक्शंस में भी हो सकता है वो इसी तरह भरपूर सामने आ सके, लेकिन अब आपके पास पोर्टफोलियो जो कराची का है और बिलखुसूस जो अब से आपको शहरी हुकूमत मिली है, और जो मैं मसला आपको बताऊंगी वो ये कि पूरे कराची में रोज़ाना रिपोर्ट हो रहा है, शाजिया मरी साहबा, रोज़ाना रिपोर्ट हो रहा है कि किसी का बच्चा गटर के ढक्कन ना होने की वजह से उसमें गिर जाता है और मर जाता है, और उसके बाद उसका ख़ानदान, उसके घर वाले गिरिया जारी करते हैं कि हमारा कसूर क्या है, क्या हमारा ये कसूर है कि हम इस शहर में रहते हैं, हमारा ये कसूर है कि हम ज़ाहिर अपने बच्चों के लिए किसी तरह के भी हालात पैदा, उस तरह की आइडियल सिचुएशन तो आपको पता है हमारे मुल्क में नहीं है, लेकिन बच्चे बाहर खेलना, बाहर जाते हैं और जब वो बाहर जाते हैं तो गटर के ऊपर ढक्कन नहीं होते। मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, फाइनेंस के हवाले से हमें पता है कि आपके हाथ मजबूत हैं, तो फिर क्या मसला है, क्यों नहीं डिलीवर कर पाए, क्यों नहीं अभी तक कराची में एक गटर के ढक्कनों का मसला हल हो पा रहा? सना, मैं आपको कभी भी आप मुझसे यकीन रखें, मैं कभी किसी अगर आपकी कोई जायज़ बात होगी, तनकीद होगी, निशानदेही होगी, तो मैं उसको बल्कि जो कंसर्न्ड लोग हैं उन तक पहुंचाऊंगी। और मैं खुद एक मतलब माँ हूँ, और कैसे किसी के बच्चे को ये तकलीफ हो और मैं उस पर कोई आपको जस्टिफिकेशन दूँ। देखिए, मुर्तज़ा वहाब एक यंग मेयर है, पहली मर्तबा जो एक जमहूरी इन्वायरमेंट के अंदर इलेक्शन हुआ है। पहले तो जमहूरी इन्वायरमेंट में इलेक्शंस ही नहीं हुए कराची के मेयर के, पहली मर्तबा जमहूरी अंदाज में, जमहूरी इन्वायरमेंट में हुआ ये इलेक्शन, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो कैंडिडेट थे हमारे मुर्तज़ा वहाब साहब, वो जीत कर है। वो खुद एक काबिल शख्स है, पढ़े लिखे हैं, नौजवान है, और वो खुद इस चीज को एक्सपोज करते हैं कि जी किस तरह गटर के अंदर चीजें फंसाई जाती हैं, और वो खड़े होते हैं। देखिए, अब कुछ चीजें और एक सोसाइटी हमें भी खुद भी पकड़नी है, हमें भी विजिलेंट रहना है, और जहां जहां ढक्कन का इशू होगा मैं मुर्तज़ा से बात करूंगी, और बिल्कुल, और मुझे उससे पूरी ये उम्मीद होगी कि वो कहेगा कि जी बिल्कुल ये मेरा फर्ज है, हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जो शरपसंदी करते हैं, जो ये नहीं सोचते कि मुर्तज़ा वहाब को नीचा दिखाने के लिए ढक्कन चोरी कर रहे हैं या गटर की लाइन में कुछ फंसा रहे हैं, वो ये नहीं सोचते कि कराची के लोगों को इससे कितनी तकलीफ होगी। कराची के बच्चे को अगर उसमें खुदा ना खास्ता वो चला गया तो वो कराची की एक माँ का बच्चा होगा। मैं आपके तवज्जुह से ऐसे लोगों को भी जिनके दिलों में, ज़हनों में बुग़्ज़ है, जो सिर्फ अगले को नीचा दिखाने के लिए इस तरह की घटिया हरकतें करते हैं, उनको भी कहूंगी कि अपना क़िबला दुरुस्त करें और होश के नाखून लें। Well, we hope so. शाज़िया मरी साहबा, thank you very much. साबिक चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही हैं कि लोग जो हैं वो एक दूसरे की, ज़ाहिर है ये बात भी किसी हद तक हकीकत है कि सियासी चपकलिश जो है वो भी हालात और चीज़ों को ख़राब करने में कहीं ना कहीं अपना किरदार अदा करती है। लेकिन ये जो शहर में खुले मेन होल्स हैं, जो गटर हैं, जो बच्चों की जानें ले रहे हैं, ख़ानदान के ख़ानदान उसमें गिर के मर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि अब बहुत हो गई है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब से शाज़िया मरी साहबा कह रही हैं कि वो पर्सनली भी इस मामले पर बात करेंगी, लेकिन जिस तरह से, जिस इंटेंसिटी से शहर का ये मसला हल होना चाहिए, शायद इसकी आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत और अहमियत बढ़ गई है। आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।